तो फ्रेंड्स हम लोग आज पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन जो बीपीएससी के पीवाईक्यू हैं, यानी कि बीपीएससी एग्जाम में अभी तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे एग्जाम मॉडर्न हिस्ट्री के हैं। तो इसके पहले वाला लेक्चर आप लोग को नहीं देखे हैं तो फिर जाके जरूर देखिएगा। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1815 में प्रकाशित राजा राम की पहली पुस्तक है क्या नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेदांत ग्रंथ। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पहली पुस्तक तुफुत उल मुआवदीन है, जिसका प्रकाशन कब हुआ था तो 1803 ईस्वी में हुआ था और हिंदुओं के तर्कहीन धार्मिक विश्वासों और भ्रष्ट प्रथाओं को उजागर किया था। परंतु 1815 में राजा राम मोहन राय ने इस पुस्तक का नाम वेदांत ग्रंथ था। तो देखिएगा कि जो 1803 में प्रकाशित हुआ था उसका नाम तुफत उल मुआवदीन था और जो 1815 में हुआ उसका नाम वेदांत ग्रंथ था। तो आयोग ने जो बीपीएससी एग्जाम करा था उसने उत्तर को ए माना है। तो ये आंसर त्रुटिपूर्ण है, लेकिन अगर रियल में राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या होगा तो तुफत उल मुआवदीन होगा। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायुद्दीन आंदोलन किसने चलाया था। तो तायुद्दीन आंदोलन जौनपुर के करामत अली ने चलाया था। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि फराजी आंदोलन कब हुआ था तो 1838 से 39 के बीच में ढाका में तायुद्दीन आंदोलन चलाया गया था और इसके नेतृत्व किसने किया था तो करामत अली ने किया था और इसकी शुरुआत 1818 ईस्वी में हाजी शरियतुल्लाह ने किया था। प्रमुख क्षेत्र कौन था तो पूर्वी बंगाल था और इसके क्षेत्र में मुसलमानों के बीच सामाजिक नवाचारों और गैर इस्लामिक प्रथाओं का उन्मूलन करना था। इसका प्रारंभ कब हुआ था तो इस 1839 में हुआ था, ना कि 1893 में। आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया, यानी अब एग्जाम में शायद नहीं आए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सर सैयद अहमद खां के कटु आलोचक कौन थे, यानी कि किसने सैयद अहमद खां की आलोचना की थी तो किसने किया था। इसका आंसर होगा जमालुद्दीन अफगानी। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जमालुद्दीन अफगानी ने सैयद अहमद खां की आलोचना की थी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचन जमालुद्दीन अफगानी थे। वही अंग्रेजी शिक्षा और ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के पक्ष में सबसे असरदार आंदोलन का प्रारंभ सैयद अहमद ने किया था। सैयद अहमद खान ने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया था। इसके विरोध में 1888 में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु गांधी जी ने 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था। तो दादा अब्दुल्ला की समस्या के लिए जो व्यापारी थे एक बहुत बड़े, दादा अब्दुल्ला कौन थे तो दादा अब्दुल्ला एक बहुत बड़े व्यापारी थे। उनको कोई समस्या आई थी, उनका केस लड़ने के लिए 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे उन्हीं के बुलाने पर। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि गुजरात के दादा अब्दुल्ला की कानूनी समस्या को समाधान करने के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए और दादा अब्दुल्ला एक बहुत बड़ा व्यापारी था। इसका एक्सप्लेनेशन में दिया है कि 1892 में दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले एक भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने गांधी जी के सामने मुकदमे के देखने का प्रस्ताव रखा, यानी कि अपना मुकदमा लड़ने के लिए गांधी जी को बुलाया। गांधी जी स्वीकार कर लिया और 1893 में वे दक्षिण अफ्रीका गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया था। तो कर्जन द्वारा इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कब पारित किया गया था तो 1904 ईस्वी में किया गया था। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि कर्जन द्वारा 1902 ईस्वी में थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था और 1904 ईस्वी में इसके आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। कर्जन ने 1899 से 1905 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहा था। तो वायसराय का कार्यकाल क्या था अपने भारत में तो 1899 से 1905 ईस्वी तक यह भारत का सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय रहा था। इन्होंने भारतीयों के प्रति अच्छी नीति का नहीं अपनाया था, इसलिए अलोकप्रिय था, यानी लोगों को पसंद नहीं था। अगला क्वेश्चन है, और कर्जन ने ही बंगाल विभाजन किया था, आप लोग को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। तो बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। इसका आंसर होगा माइकल मधुसूदन दत्त ने। तो नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था
और नील दर्पण को किसने लिखा था, तो दीनबंधु मित्र ने लिखा था। जो नील विद्रोह के बारे में इसी में नील दर्पण में ही लिखे थे बांग्ला नाटक के रूप में दीनबंधु ने। और इस नील दर्पण को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का काम किसने किया था, तो माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि नील दर्पण का लेखक कौन है, तो दीनबंधु हो जाएंगे। और इसका पूछा है कि अंग्रेजी में अनुवाद, तो माइकल मधुसूदन दत्त हो जाएंगे। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि नील दर्पण में नील आंदोलन 1859 से 60 का उल्लेख किया गया है। किसानों के शोषण को बारीकी से उभारा गया है। इस बांग्ला नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। यह किसने कहा था, तो मैकाले ने कहा था, टीबी मैकाले ने, कि एक अच्छे यूरोप यानी कि उसने अपने देश के बारे में कहा था कि उसके देश का एक अलमारी का जितना पुस्तक है उतना अपने भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य से भी अधिक मूल्यवान है या ज़्यादा उसमें ज्ञान है। इसने अपने देश के साहित्यों का बहुत अधिक अपमान किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैकाले ने। मैकाले का मानना था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी की तख्ता भारत और अरब के संपर्क साहित्य से अधिक मूल्यवान है। मैकाले ने भारतीय संस्कृति की उपेक्षा की थी, उसे अंधविश्वासी का भंडार बताया था। मैकाले भारतीयों में पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार के साथ, पाश्चात्य शिक्षा मतलब यूरोपीय शिक्षा या पश्चिमी शिक्षा या जैसे कह सकते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा, वो अपने देश की शिक्षा भारतीयों को अपने जैसा बनाना चाहता था कि हम लोग को काम करने के लिए भारतीयों के ऐसे दिमाग मतलब हम लोग सिखाएंगे कि सिर्फ वो हम लोग के लिए काम करे, कलर के रूप में रहे, ना कि हम लोग के साथ काम करें। वो किसी भी भारतीय को अच्छे पदों पर नहीं रखते थे, सिर्फ उन लोगों से काम लेने के लिए भारतीयों से पाश्चात्य शिक्षा सिखाना चाहता था। वो ऐसे समूह का निर्माण करना चाहता था जो रंग और रक्त से तो भारतीय हैं पर विचारों और बुद्धि से अंग्रेज हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किसने किया था, तो पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1909 ईस्वी में हुई थी। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि अखिल भारतीय स्तर पर स्थापना से पूर्व प्रांतीय स्तर पर हिंदू महासभा की स्थापना की गई। सबसे पहले पंजाब प्रांत में वर्ष 1909 में पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। पंजाब के बाद बंगाल और संयुक्त प्रांत में हिंदू सभा की स्थापना हुई। राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू महासभा की स्थापना अप्रैल 1915 ईस्वी में हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा युग में सही है, यानी इसको मिलाना है। तो 1905 ईस्वी में कब बंगाल विभाजन हुआ था, ये तो सही हो जाएगा। 1908 में कांग्रेस का फुट नहीं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी में हुआ था और रास बिहारी बोस को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और 1919 में रॉलेट एक्ट, तो रॉलेट सत्याग्रह कब पारित हुआ था, तो 1919 ईस्वी में। तो ये सही हो जाएगा और ये दूसरा गलत हो जाएगा। तो इसका कौन सा युग में सही है, 1 और 3 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में और रॉलेट सत्याग्रह 1919 में किया गया था। तो रॉलेट सत्याग्रह क्या था, इसके तहत भारतीयों को बिना उनके पे कुछ भी बिना सबूत के आप भारतीयों को गिरफ्तार कर सकते थे। इस नियम के अंतर्गत इसे काला कानून कहा गया, क्योंकि किसी को भी शक के आधार पर बिना वारंट के उसे गिरफ्तार कर सकते थे और जितनी चाहे वैसे सज़ा दे सकते थे। इसे किसी को भी न्यायालय जाने की कोई अनुमति नहीं थी। और कांग्रेस में फुट विभाजन यानी कि कांग्रेस में विभाजन कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मैकडोनाल्ड किसका हो जाएगा और लिथो, इसका मिलान करना एक दूसरे को देखिएगा। तो मैकडोनाल्ड क्या हो जाएंगे, तो कैमुअल अवार्ड से हो जाएंगे। इसका फर्स्ट का 2 हो जाएगा। लिथो के समय अगस्त प्रस्ताव आया था। और देखिएगा अगला दिया है 2 ऑप्शन कि डलहौजी क्या हो जाएंगे, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप या ये हड़प की नीति, तो डलहौजी हो जाएंगे। तो इसका हो जाएगा, पहले 2 हुआ था फिर 3 और डलहौजी 1 हो जाएंगे। फर्स्ट वाले में दिया था चेम्सफोर्ड हो जाएंगे। चेम्सफोर्ड दैत प्रशासन हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 2, 3 और 1, 4। देखिएगा इसको
कि मैकडोनाल्ड किससे हो जाएंगे संबंधित, तो कैमुअल अवार्ड से। इनके संबंध में कैमुअल अवार्ड पारित हुआ था। और लिंडको के समय अगस्त प्रस्ताव आया था। और डलहौजी के समय डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ था, जिसे हड़प नीति भी कहते हैं। और चेम्सफोर्ड ये दैत्य प्रशासन लागू किया था चेम्सफोर्ड के समय। इसके आंसर देखिएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था, तो अवध में चलाया गया था एका आंदोलन। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1921 से 22 के बीच में शुरू हुआ था एका आंदोलन, ग्रामीण क्षेत्रों के अवध में शुरू किया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि किस अवध के किसानों ने एका आंदोलन के नाम से चलाया था 1921-22 में। यह आंदोलन हरदोई, बहराइच और सुल्तानपुर, बाराबंकी और सीतापुर में केंद्रित था। एका आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो मदारी पासी थे। तो इसको याद कर लीजिएगा कि एका आंदोलन का क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, इसके नेता कौन थे, तो नेता मदारी पासी थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि खान अब्दुल गफ्फार द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतकार को किस नाम से जानते हैं, तो रेड शर्ट से जानते हैं। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रेड शर्ट या लाल कुर्ती जिसे कहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है कि खान अब्दुल गफ्फार द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतकार, जिसे ईश्वर के सेवक कहते हैं, लाल कुर्ती पहनते थे, जिस कारण खुदाई खिदमतकार के रेड शर्ट के नाम से जाना जाता था। उनके दल ने खान अब्दुल गफ्फार खां को फरगे अफगान की उपाधि दी गई थी। इन्हें पख्तून नाम की एक पत्रिका भी पश्तो भाषा में लिखी थी, जो बाद में 10 राजा के नाम से जाना जाता था। तो अब्दुल गफ्फार द्वारा किसकी उपाधि मिली गई थी, लाल कुर्ती दल ने, तो फरगे ए अफगान की उपाधि मिली थी। और इन्होंने कौन सी पुस्तिका लिखी थी, तो पख्तून नामक पुस्तिका लिखी थी पश्तो भाषा में, जो 10 रोज नाम से प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार और अवैध उपक्रम को किस नाम से जाने जाते हैं, तो किस नाम से जाना जाता है बेगार या अवैध कर को, तो बेथी के नाम से जाना जाता था। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो जमींदार थे इसमें किसान को जबरदस्ती काम करवाते थे या जबरन श्रम कराते थे, इसमें कोई भी उनको वेतन नहीं दिया जाता था। और जितना क्षमता से भी अधिक काम कराते थे उसी को बेथी कहा जाता था, उसी कर को। इसका आंसर जो किसान मतलब उस काम को नहीं कर पाते थे, उनसे ज़बरदस्ती कर लिया जाता था, इसी कर को बेथी कहा जाता था। देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन कि जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपक्रम को बेथी कहा जाता है। लोगों से बिना मजदूरी के काम करवाने की प्रथा बेगार कहलाती है। और जो ज़बरदस्ती कर लिया जाता है, जो नहीं कर पाते हैं काम, उसको बेथी कहा जाता है। इस प्रकार का ये अवैतनिक श्रम होता है। अवैतनिक का मतलब होता है कि जिसमें वेतन नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पुनः याद रखें कि अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भारतीय पुरुष या महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह किसने कहा था, तो यह कथन किसका है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। लाहौर अधिवेशन जो 1929 ईस्वी में हुआ था, उसी में इन्होंने ये लाइन बोला था। इसने तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में 1929 में कि जब तक हमारा देश में या हमारे देश में एक भी स्त्री या पुरुष रहे जीवित, तो झंडा ये हमेशा लहराना चाहिए, कभी भी झुकना नहीं चाहिए। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि लाहौर में नेहरू जी ने कहा था ये लाइन कि हमें याद रखना चाहिए कि झंडा हमें कभी झुकने नहीं देना है जब तक एक पुरुष, भारतीय महिला या बालक भारत में जीवित रहे। और 1929 के लाहौर अधिवेशन में कहे थे, जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। और इसी दिन से 26 जनवरी का स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया कि 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। देखिएगा कि मैं जहाँ हूँ जगदीशपुर वही है, यह किसने कहा था, तो यह वाक्य कुंवर सिंह ने कहा था। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के शाहबाद जिले के जगदीशपुर में 18 वर्षीय कुंवर सिंह ने बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किया था। इस विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह ने कहा था कि मैं जहाँ हूँ जगदीशपुर वही है। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद इनके भाई अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व संभाला था और दिसंबर 1858 ईस्वी तक युद्ध जारी रहा था। अंत में विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने इस विद्रोह का दमन किया था। तो ये क्वेश्चन TRA 2 के एग्जाम में पूछा गया था हिस्ट्री में। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के अनुयायी किसका अवतार मानते हैं, तो बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किस धरती आबा के अवतार से जानते हैं या धरती आबा के नाम से पुकारते हैं उनको, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
इसका एक्सप्लेनेशन है कि मुंडा विद्रोह को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसे उगलान कहते हैं या महाविद्रोह भी कहते हैं। यह कब शुरू हुआ था? तो 1895 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो इसका टाइम पीरियड हम लोग क्या कहेंगे? 1895 से 1900 ईस्वी तक। तो देखिएगा कि परंतु 1895 के बाद इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। तो 1900 ईस्वी तक चलता रहा और बिरसा मुंडा ने 1895 ईस्वी में स्वयं को भगवान का दूत कहा था। और इसके जो अनुयायी थे उन्हें धरती आबा के नाम से या धरती के अवतार से पुकारते थे और इन्होंने अपने समर्थकों को सिंह बोगा की पूजा करने की सलाह दी थी। अगला क्वेश्चन है कि बायकाट या स्वदेशी आंदोलन के समर्थक में किस स्थान में गोल्डन लिंक नामक संस्था की स्थापना हुई थी? तो देवघर से शुरू हुई थी। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि जो गोल्डन लिंक नामक संस्था की स्थापना कहाँ हुई थी? तो देवघर में हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और जो बिहार की 1857 की क्रांति पूछेगा कि कहाँ से शुरू हुई थी? तो रोहिणी के देवघर से शुरू हुई थी। इसका एक्सप्लेनेशन है कि स्वदेशी आंदोलन भारत के वायसराय कर्जन द्वारा प्रारंभ में 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के निर्णय की प्रतिक्रिया के स्वरूप प्रारंभ में हुआ था और 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। बहिष्कार या स्वदेशी आंदोलन के समर्थकों में तत्कालीन बिहार, जो वर्तमान में अब झारखंड कब बना था बिहार से अलग होकर? तो 2000 ईस्वी में बना था। यह देवघर नामक स्थान पर गोल्डन लिंक नामक संस्था की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो द बिहार हेराल्ड था। इसका नाम हो जाएगा द बिहार हेराल्ड। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि गुरु प्रसाद सिंह द्वारा बिहार के पहले अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1875 ईस्वी में किया गया था। और बिहार का पहला समाचार पत्र ब्रिटिश सरकार के प्रयास से प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए प्रकाशित किया गया था। उस समय पटना के कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर था। इसने सितंबर 1856 ईस्वी में एक उर्दू अखबार शुरू किया था या शुरू करने का सलाह दिया था। अखबार ए बिहार का प्रकाशन शुरू करने की पहल की। तो गुरु प्रसाद सेन ने पहला बिहार का अंग्रेजी समाचार पत्र, उसका क्या नाम है? तो द बिहार हेराल्ड है। कब शुरू हुआ था इसका प्रकाशन? तो 1875 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वर्ष 1928 इसमें बिहार के रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो जगजीवन राम ने किया था। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जगजीवन राम। इसका एक्सप्लेनेशन है कि 1928 ईस्वी में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो जगजीवन राम ने किया था। इन्होंने अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और 1935 ईस्वी में जो अस्पृश्य हैं यानी कि छुआछूत के भेदभाव जिसे लोग अपने से नीचे समझते थे, उनकी समानता प्राप्त करने के लिए संगठन किया गया था। और जगजीवन राम ने 1937 ईस्वी में बिहार विधानसभा के लिए चुने गए थे, जिसके बाद उन्होंने ग्रामीण श्रम आंदोलन का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि यदि नील की खेती करना से छूट चाहते हैं तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति देना पड़ता है? तो तवान को देना पड़ता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है देखिएगा कि किसानों को अपनी जमीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना पड़ता था और उन्होंने यूरोपीय मालिकों द्वारा दाम जो तय किया गया था कि आपको इतना ही पैसा मिलेगा जब आप किसान मतलब 3/20 भाग यानी कि जो 20 लोगों का खेत था 20 कट्ठा, उसमें से 3 कट्ठा पे इन लोग को अपना खेती करना था, नील की खेती करना था। इन लोग को जरूरी था या कंपल्सरी कह सकते हैं कि 3 कट्ठा पे इन लोग को खेती नील का करना ही था। और जो खेती हो जाता था उसके बाद से वो ज़मीन बंजर हो जाती थी, इसलिए किसान नहीं चाहते थे कि उस पर खेती करें। और यूरोपीय मालिक उन लोग को शुरुआत में पैसा दे देते थे और बोलते थे कि अब जब आपका नील तैयार हो जाएगा तो आप लोग को इतने ही पैसे पर आपको हम ही को बेचना है। इसे 3 कटिया पत्ती कहा जाता है। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हैं तो किसानों को क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था और जिसे तवान कर कहा जाता है। और नील की खेती या 3 कटिया पत्ती कब किया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह में 1917 ईस्वी में हुआ था, जिसे गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी और किसानों को इससे मुक्ति दिलाई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग थे। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग। और 1867 ईस्वी में इन्होंने स्थापना की थी बम्बई में। का एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि प्रार्थना समाज के संस्थापक
कौन थे, तो केशव चंद्र सेन थे। और केशव चंद्र सेन नहीं थे, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी और 1867 ईस्वी में हुई थी बम्बई में। और महादेव गोविंद रानडे भी इस संस्था से कब जुड़े थे, तो 1859 ईस्वी, यानी 2 वर्ष बाद ये जुड़े थे। और इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो जाति प्रथा का विरोध करना, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि करना और विधवा विवाह स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना। गोविंद रानडे का सामाजिक सुधार क्या था, तो 19वीं सदी के अंत तक सफलतापूर्वक इनका जारी रहा था सामाजिक सुधार आंदोलन, यानी कि जो बाल विवाह है उसको रोकना, फिर जाति प्रथा जो भेदभाव करते हैं उसको भी रोकना, फिर जो लड़के लड़कियों की आयु में वृद्धि करवाना जिससे कि उन लोगों की कम उम्र में शादी न हो, फिर स्त्रियों की शिक्षा के लिए भी इन्होंने प्रोत्साहित किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, तो स्वामी विवेकानंद थे। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि स्वामी विवेकानंद ने किस मिशन की स्थापना की थी, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब, 1897 ईस्वी में अपने गुरु की याद किया था और उन्होंने संन्यास धारण करके धार्मिक ग्रंथों का विशद अध्ययन किया था। अपने गुरु की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय किसको जाता है, तो विवेकानंद जी को जाता है 1863 से लेकर 1902 ईस्वी को। और इन्होंने शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया था। स्वामी विवेकानंद को इस नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे थे और 1893 ईस्वी में वे शिकागो गए थे, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन की भाषण दिया था। और इस भाषण से उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावी तरीके से बाहर किया था या प्रस्तुत किया था। इसके पश्चात उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में भी गए थे और हिंदू धर्म का प्रचार किया। स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदू धर्म के पक्ष में मुझे मत छेड़ो की भी बात कही थी और इसके बाद से हिंदू धर्म अब केवल खान पान तक ही सीमित रह गया है। वह निर्धनों के धनियों द्वारा शोषण पर धर्म की चुप्पी से बहुत अप्रसन्न है। उनके अनुसार भूखे से धर्म की बात करना ईश्वर और मानवता का अपमान है। विवेकानंद ने कोई राजनीतिक संदेश नहीं दिया, परंतु फिर भी उन्होंने अपने लेखों और भाषणों में नई पीढ़ियों को अपने भूतकाल में नवीन आत्मगौरव की भावना जगाई थी। वह एक पक्के देशभक्त थे या सच्चे देशभक्त कह सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा था कि जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। तो आध्यात्मिक पिता विवेकानंद जी को किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि हम उनको आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में किसने भाग लिया था, तो स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी, तो 1897 ईस्वी में की थी। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण के परम शिष्य थे। उनका बचपन का नाम क्या था, तो नरेंद्र नाथ दत्त था। ये भी क्वेश्चन में आया था कि स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का क्या नाम था, तो नरेंद्र नाथ दत्त था। वे स्वामी विवेकानंद के 1863 से 1902 के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। उन्होंने इनका समय काल था 1863 से 1902 ईस्वी तक और उन्होंने रामकृष्ण के संदेश को विश्व में फैलाया था। रामकृष्ण मिशन के सिद्धांतों का आधार क्या था, तो वेदांत दर्शन था। रामकृष्ण मिशन मनुष्य की सेवा और ईश्वर की सेवा मानता है, क्योंकि वह मनुष्य की आत्मा में परमात्मा का अंश है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, तो आर्य समाज है। दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी, तो आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में बम्बई में। इनका बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर था। देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि दयानंद सरस्वती जिनका नाम मूल शंकर था 1875 ईस्वी बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी और इसका उद्देश्य क्या था, तो प्राचीन वैदिक धर्म के रूप में शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। और आर्य समाज आंदोलन प्रायः पाश्चात्य प्रभाव की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ और इन्होंने 1877 ईस्वी में इस आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ बनाया था, तो लाहौर में बनाया था। जिसके उपरांत शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया था। तो पुनः वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद जी ने दिया था। इसका आंसर
स्वामी दयानंद जी हो जाएगा। अगर आए क्वेश्चन, वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? इनका उद्देश्य क्या था कि भारत को धार्मिक और सामाजिक राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। धार्मिक क्षेत्र में वह मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, तंत्र मंत्र और झूठे कर्म कांडों को नहीं मानते थे। वह वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे और उपनिषद काल के साहित्य को स्वीकार करते थे। आर्य समाज के नियम और सिद्धांत सबसे पहले बंबई में गठित किए गए। पुनः उसे 1877 ईस्वी में लाहौर में संपादित कर एक निश्चित किया। आर्य समाज का प्रचार प्रसार पंजाब में अत्यधिक सफल रहा। कुछ सीमा तक उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में भी सफलता मिली। उसके बाद से देखिएगा कि इसमें कौन कौन लोग थे। महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद इसके विशिष्ट कार्यकर्ताओं में से थे। और 1892 से 93 ईस्वी की में आर्य समाज दो गुटों में बंट गया था। एक गुट पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था और दूसरा गुट पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में कौन कौन थे? तो स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज, मुंशीराम प्रमुख। यानी कि स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराम ये लोग पाश्चात्य शिक्षा को नहीं मानते थे। इन लोगों ने 1902 ईस्वी में गुरुकुल की स्थापना की। ये लोग प्राचीन शिक्षा के समर्थक थे। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में कौन कौन थे? तो लाला लाजपत राय और हंसराज प्रमुख थे। इन लोगों ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी। तो जो पाश्चात्य शिक्षा को नहीं मानते थे उन्होंने गुरुकुल की स्थापना की 1902 ईस्वी में, स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराम। और जो पाश्चात्य शिक्षा को मानते थे उन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। इसमें कौन कौन थे? तो लाला लाजपत राय और हंसराज प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने की थी। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। इसका जन्म 1827 ईस्वी में एक माली के घर में हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया था। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? तो गुलामगिरी था। 1872 ईस्वी में लिखा था इन्होंने। अपने सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों और अवसरवादी धर्म ग्रंथों की निम्न जातियों की रक्षा पर बल दिया था। अगला क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने की थी। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे के क्वेश्चन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आप TRE-4 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको PYQ क्वेश्चन चाहिए, तो हर एग्जाम के PYQ क्वेश्चन आपको इस चैनल पर कराए जाएंगे। तो आप इस चैनल पर पढ़ते रहिए।